अब हम जनसंख्या संघटन की बात करेंगे। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह के लोग कहाँ रहते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। इसमें लोगों की विस्तृत जब जनगणना होती है, जैसे कि अभी एक जनगणना होनी है जिसमें कि काफ़ी डिटेल में लोगों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी का ब्यौरा रहेगा, जिससे कि हर व्यक्ति की आयु, लिंग, निवास, मातृभाषा, धर्म, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषता वगैरह सब डिटेल में होने से जब सरकार कोई योजनाएं लाती है तो हमें पता होता है कि वो किस तरह किस व्यक्ति तक पहुंचानी, उसमें सहूलियत हो जाती है। तो अब जो गांव शहर की जनसंख्या, ये इनका वितरण किस तरह से है और वर्गीकरण कैसे करते हैं वो समझते हैं। भारत में करीब 6 लाख गांव हैं और हर साइज़ का है। जैसे कच्छ के रन में 200 लोगों का गांव होगा, तो केरल और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में एवरेज में 17,000 लोग होंगे एक गांव में। तो बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ज़्यादा आबादी गांवों में रहती है, यानी वहाँ के शहर छोटे हैं। ये भी देखने में आया कि आबादी का घनत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह शहरी इलाका है या ग्रामीण। पिछले कुछ दशकों में शहरी क्षेत्रों की आबादी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि उन इलाकों का आर्थिक विकास हुआ है, रोज़गार के अवसर ज़्यादा हो गए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलने लगीं और सुधर गईं। और हमारी मेट्रो सिटीज़ में, यानी महानगर हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और बढ़ते हुए दूसरे आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र जैसे पुणे, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, जालंधर, बेंगलुरु वगैरह में भी काफ़ी लोग आकर बसे हैं। जिन इलाकों में रेल और सड़क की सुविधा हुई है, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो उससे आबादी भी बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ व्यापार बढ़ा है। और इसके विपरीत दूर दराज के पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में शहरीकरण नहीं हुआ, इसलिए आबादी भी कम है। अब आप अगर अपनी किताब का परिशिष्ट ग देखिए, ये किताब के पीछे की तरफ है शायद। इसमें सारे देशों, सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है और उनका ब्यौरा है कि कितने ग्रामीण लोग, जनसंख्या ग्रामीण कितनी है और नगरीय कितनी है और उनका परसेंटेज है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये तो हुआ गांव और शहर, मतलब नगरीय क्षेत्र और गांव का क्षेत्र, इसकी आबादी। एक और हम डिस्ट्रीब्यूशन या समझने की कोशिश करते हैं कि भाषाई, अगर भाषा की बात करें हम, तो कितनी तरह की भाषाएं और कैसे लोग हैं अपने देश में।
भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 1903 से 1928 में एक भाषा की गणना हुई थी, जिसमें देश में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती थी, ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड किया था। अब आधुनिक भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। और अगर आप कोई करेंसी नोट देखें, जैसे कि ये नोट है, इसमें यहाँ देखिए आप 15 भाषाएं मेरे ख्याल से ये लिखी हुई हैं, हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा। और मतलब ये जो भाषाएं हैं, इसमें करेंसी नोट का मूल्य लिखा होता है, तो ये हर करेंसी नोट में मिलता है, क्योंकि जो अनुसूचित अपनी भाषाएं हैं उनमें हिंदी भाषी लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है और संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। खास भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में बांट सकते हैं। अगर आप अपनी तालिका 1.2 देखें तो शुरू के अध्याय में मेरे ख्याल है ये देखिए, इस टेबल में परसेंटेज भी है जो हमें बताता है कि नागरिकों का कितना प्रतिशत किस वर्ग की भाषा का उपयोग करता है। इसे आप पढ़ेंगे तो ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो तरीका है संगठन का, वो है धार्मिक संगठन। हमारे देश में धर्म हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में धर्म का प्रभाव बहुत अधिक होता है। हम अपने देश को धर्म सहिष्णु कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, पर कई दूसरे धर्म भी बहुत प्रचलित हैं जो लोग दूसरे मानते हैं। और तालिका 1.3 में देखिए, इसमें परसेंटेज है जो अलग अलग धर्म मानते हैं उसकी। और परिशिष्ट घ मेरी किताब में तो पेज 147 है, उसमें देखेंगे तो इसमें हर राज्य में किस परसेंटेज में
कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ये इसका वर्णन है। नंबर्स सब दिए हुए हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक विशेष बात ये भी है कि हर धर्म के पवित्र स्थान, चाहे वो मंदिर हों, मस्जिद हों, गिरजा हों, गुरुद्वारे हों, वो काफ़ी उनको बहुत विशेष बने हुए होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंस उनको दी जाती है और आर्किटेक्चरली बहुत सुंदर होते हैं और इसके बहुत भव्य नमूने देखने को हमें मिलते हैं। ये हज़ारों साल पुराने भी हैं और आधुनिक भी हैं, नए बने हुए। साधारण और असाधारण दोनों तरह के नमूने पूरे देश में व्यापक रूप से देखे जा सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट संगठन की बात करेंगे, वो है श्रमजीवी संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य श्रमिक वो है जो 183 डेज या उससे ज़्यादा काम करता है। सीमांत श्रमिक जो 183 डेज से कम काम करता है और अश्रमिक हुआ वो जो हमें बताता है कि ये अश्रमिक मतलब जो कभी कभी काम करते हैं या नहीं करते। तो इनका अनुपात 60% है, जो हमें बताता है कि इस परसेंटेज को बेरोज़गार, अल्प रोज़गार या आश्रित होना पड़ सकता है। इसकी भी एक तालिका है जो आपको तालिका 1.4 इसे भी देखिएगा। एक चीज़ और भी देखने में आती है कि जहां आर्थिक विकास कम हुआ है उन इलाकों में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। आप ये तालिका 1.4 देखें तो समझ पाएंगे कि जो भी श्रमिक हैं उनमें प्राथमिक हुए किसान या कृषि मजदूर हैं जो 55% हैं। द्वितीयक घरेलू उद्योग में लगे हैं जो 4% है। बाकी गैर घरेलू उद्योगों में हैं, जैसे बिजनेस, कॉमर्स, निर्माण, मरम्मत तथा और सेवाओं में काम, सर्विसेज में काम करते हैं। इनके अलावा कुछ और पहलुओं पर भी गौर करते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की भागीदारी कम है। दूसरा, सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई हैं जिससे सबको रोजगार और बराबर मौका मिले। इसलिए एक अभियान चलाया सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरह के स्लोगन, और ट्रांसजेंडर्स को भी काम मिले ऐसी कोशिश की गई। कृषि सेक्टर में मजदूर कम हो रहे हैं और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। अभी आप परिशिष्ट देखिए, ये किताब के पिछली तरफ है। तो इसमें अलग अलग प्रांतों में किस सेक्टर में मजदूर किस तरह बटे हुए हैं उसका पता चलता है। ये इन आंकड़ों को देख के समझ में आ रहा है कि हर इलाके की आर्थिक गतिविधि वहाँ के मजदूर और दूसरे कामगार का परसेंटेज जो है वो निर्धारित कर रही है।
अगर आप इस पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और तालिकाओं के साथ मिलाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरा विषय मेरे ख्याल से काफ़ी स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमको नहीं समझ में आती है तो हम अगर उसे दोबारा ठीक से पढ़ते हैं तो वो फिर वो ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये जो पाठ है इसमें सिर्फ तथ्य हैं और बहुत बेसिक जानकारियां हैं, तो मतलब थोड़ा समझने वाली ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। और इसमें जो क्रियाकलाप दिए हुए हैं उनको भी आप देखिएगा और उनकी अगर टैबुलेशन आप कर सकते हो या उनको समझने की कोशिश करें और अगर उनका चार्ट आप बनाते हैं तो भी आपको ये जो पूरा विषय है ये क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। तो ये पहला अध्याय हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू।